Good afternoon, everyone. Today is 24th of April, and these are the five important newspaper articles that we will be discussing today. पहले दो इसमें पांच में से पहला जो आर्टिकल है वो मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड सोशल रिफॉर्म लॉज। पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिगार्डिंग डाउरी, वी डिस्कस्ड रिगार्डिंग orphan population, we discussed regarding the divorce, etc. We also discussed yesterday the Prevention of Sexual Harassment at Workplaces Act जो है विशाखा गाइडलाइंस, ये सब हमने डिस्कस किया था। तो आज उसको आगे लेकर जाते हुए वी वुड बी डिस्कसिंग व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड हाउ इट इज लिंक्ड विद द सोशल रिफॉर्म्स लॉज। सेकंड आर्टिकल जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव है एक, इट इज कॉल्ड डॉल्फिन फ्रेंड्स इनिशिएटिव। थर्ड आर्टिकल जो है वो है अटल पेंशन योजना को हम जानेंगे। फोर्थ जो है वो आईआर एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैपिंग के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट ध्रुवा पाइपलाइन के बारे में हम उसको मैप के थ्रू पढ़ेंगे। द लास्ट वन इज फ्रॉम द एरिया ऑफ हेल्थ, टेक में हेल्थ एस्पेक्ट होता है, उसमें हेमोफिलिया हम पढ़ेंगे। तो बिफोर वी गो देयर, लेट्स जस्ट गो थ्रू फ्यू इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। ये वर्किंग प्रोफेशनल के लिए स्पेसिफिक सूटेड बैच है। ये आप आपके चॉइस के हिसाब से इन चारों टाइम स्लॉट में से कोई भी स्लॉट चूज कर सकते हो। ये लेक्चर्स आपको ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड में मिल जाएंगे। नेक्स्ट बैच की डिटेल्स के लिए काइंडली कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर मेंशन ऑन योर स्क्रीन। द सेकेंड अनाउंसमेंट इज रिगार्डिंग दिस प्रीफिट इकोसिस्टम। ये जो इकोसिस्टम है, दिस इज कंप्लीटली मेड ऑफ एमसीक्यूज। इसमें 15,000 एमसीक्यूज है, आउट ऑफ विच 3,000 प्लस एमसीक्यूज जो है वो यूट्यूब पर फ्री अवेलेबल है। 12,000 एमसीक्यूज जो है वो पेड कोर्स का पार्ट है, विच इज अवेलेबल ऐप सीएसएपी। ये एसएमएस एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। ये इसमें आपको 30 इजी टेस्ट है, 30 मॉडरेट है, 30 डिफिकल्ट है एंड देर आर 30 फुल लेंथ टेस्ट, जिसमें सीसेट के 10 है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 10 है एंड ओवरऑल 10 टेस्ट है, टोटल 120 टेस्ट है। ये 7,999 में अवेलेबल है एंड इनफैक्ट जो क्रैश कोर्स 27 अप्रैल से, मतलब मंडे से स्टार्ट हो रहा है, अगर आप उसको ज्वाइन करते हो तो क्रैश कोर्स जो 8 वीक्स में कवर होगा, तो उसमें प्रीफिट भी उसमें इंक्लूड होगा और वो दोनों का कंबाइंड फीस होगा 6,999। तो काइंडली कंसिडर ज्वाइनिंग दैट एज वेल टू गेट फर्दर access to other infographics like this PDF and MCQ and other monthly magazine, etc. Download the app by scanning these QR codes. Let's get started. First article is regarding constitutional morality and the social reform laws. तो पहले से समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज अ प्रिंसिपल that places the core values of the constitution above social or religious customs। कि कोई भी रिलीजियस कस्टम्स हो, कोई भी सोसाइटी के कल्चरल ट्रेडिशनल कस्टम्स हो, इन सब के ऊपर जो प्रिंसिपल्स है, जो कोर वैल्यूज है कॉन्स्टिट्यूशन की, उन्हें उसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ये जो वैल्यूज है उसमें जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रैटर्निटी है। और when you follow the constitutional morality, it ensures that जो भी लॉज बनते हैं, जो भी कायदे बनते हैं, जो भी जजमेंट्स दिए जाते हैं, these are guided by the constitutional principle rather than any prevailing social norms or customary practices। पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आर्टिकल 14, विच इज इक्वालिटी बिफोर लॉ।
आर्टिकल 15 जिसमें which prohibits discrimination based on caste, creed, religion, locality, etc. फिर आर्टिकल 25 है which allows state to 20 to enact laws for the social reform in religious institution. आर्टिकल 38 है which directs, ये डीपीएसपी का आर्टिकल है, डीपीएसपी आर्टिकल 38 directs the state to promote welfare and the social justice. All these principles form the basis on which constitutional morality is based. अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का सोशल रिफॉर्म्स में क्या रोल है उसको समझते हैं। तो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है जो हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर से चल रही है, उनको चैलेंज करने में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हेल्प करता है। इट एनेबल्स द रिमूवल ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी एंड एक्सक्लूजनरी प्रैक्टिसेस। दूसरा, जो इंडिविजुअल राइट्स होते हैं उनको ये प्रोटेक्ट करता है, मतलब इट प्लेसेस इंडिविजुअल डिग्निटी अबव ग्रुप कस्टम्स। तीसरा, इट हेल्प्स टू रिफॉर्म द इंस्टीट्यूशंस, मतलब जो भी रिलीजियस या सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें चेंजेस करना पॉसिबल हो जाता है बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड हाउ इट सुपरसीड्स द सोशल, societal or customary practices. It also helps the marginalized group because it provides the legal backing for the inclusion and for the equal access. It helps in interpreting the constitution dynamically because it helps to evolve the constitution or the interpretation of constitution to evolve with the changing social condition. से 20 साल पहले, आज से 30 साल पहले सोशल कंडीशन अलग थी, आज अलग है। सो एज पर द चेंजिंग जनरेशंस, न्यूअर जनरेशन, न्यूअर थॉट प्रोसेसेस, न्यूअर एजुकेशनल वैल्यू सिस्टम्स, सोशल रियलिटी के सोशल रियलिटी के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को रिफॉर्म करने में ये हेल्प करता है, इवॉल्व करने में हेल्प करता है। लेट्स सी व्हाट आर द फ्यू कंसर्न्स एंड चैलेंजेस। फर्स्ट is it is the constitutional morality. It is seen as perceived as interference in the religious practices. दूसरा है, it also comes at the risk of social polarization. Constitutional morality के नाम पे अगर आप पर्टिकुलर रिलीजन को रिफॉर्म्स लाते हो तो इट इज पॉसिबल कि उस रिलीजियस कम्युनिटी के लोग पोलराइज हो जाए, तो वहां पे एक छोटा रिस्क होता है। थर्ड इज, लोगों के मन में डर होता है कि उनकी कल्चरल आइडेंटिटी ना मिस हो जाए। फिर पब्लिक इंटरेस्ट की भी पॉसिबिलिटी है अगर टू मच इंटरफेरेंस हो गया तो। ऑल्सो देर इज ऑनगोइंग डिबेट रिगार्डिंग जुडिशियल ओवररीच, क्या जुडिशरी अपने एरिया से आगे बढ़कर अननेसेसरी इंटरफियर कर रहा है, ऐसा डिबेट शुरू हो जाता है। तो व्हाट इज अ वे आउट? वी हैव टू हैव अ बैलेंसिंग अप्रोच जिसमें वी शुड फोकस ऑन इसेंशियल प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन। ये इसेंशियल प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ही इजाद किया था, इवॉल्व किया था, which helps in distinguishing the core religious practices from the reformable ones. Second important अप्रोच, जो बैलेंसिंग अप्रोच जो है उसमें है जुडिशियल रेस्ट्रेंट, मतलब इट हेल्प्स, इट आस्क्स टू अवॉइड द सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। द नेक्स्ट अप्रोच इज टू गो फॉर द ग्रेजुअल रिफॉर्म। ऑल ऑफ अ सडन मेजर चेंजेस करने की जगह पर धीरे धीरे इंक्रीमेंटल चेंजेस किए जाए, एंड ऑब्वियसली कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, या फिर प्रोपोर्शनैलिटी का प्रिंसिपल फॉलो करो, मतलब जितना पॉसिबल हो उतना कम इंटरफेयर किया जाए while targeting the reforms. Let's solve the MCQ. Constitutional morality primarily emphasizes on which of the following: religious traditions, majority opinion, constitutional values, or cultural identity? The answer is C. The values of justice, equality, liberty, and fraternity, which form the foundation of constitutional morality. Second MCQ. Article 250B allows the state to ban religion, no,
promote specific religion, no. To enact social reform laws, correct. Let's गेट टू दी सेकेंड आर्टिकल। सेकेंड आर्टिकल बहुत सिंपल है, लेकिन ये बहुत मतलब इन अ वे थोड़ा सा इनोवेटिव है। ऐसे जगह से यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस को आदत है क्वेश्चन फॉर्म करने की, इसलिए हम इसको डिस्कस कर लेंगे। आर्टिकल का टाइटल है डॉल्फिन फ्रेंड्स इनिशिएटिव। ये एक इनिशिएटिव है, एज नेम सजेस्ट, ये डॉल्फिन्स को बारे में अवेयरनेस प्रमोट करने में, उनके प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा। ये एक कम्युनिटी बेस्ड वॉलंटियर नेटवर्क है। इट इज लॉन्च्ड टू conserve the endangered Gangetic river dolphin. It largely focuses on dolphin movement, breeding and habitat condition. गैंजेटिक डॉल्फिन जो है उसको स्पेशली ब्रीडिंग सीजन में इसको प्रोटेक्ट करने में ये नेटवर्क हेल्प करेगा एंड रिवर इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा। अब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है? मतलब इस केस में इट, इन केस ऑफ डॉल्फिन फ्रेंड्स इनिशिएटिव, इन्होंने फिशरमैन जो है, जो मछली पकड़ते हैं या जो बोटमैन है, उनको इन्वॉल्व किया है, बिकॉज दीज आर द वन विच इंटरेक्ट क्लोजली विद द रिवर इकोसिस्टम। उनका डेली का इंटरेक्शन होता है रिवर इकोसिस्टम में, सो दैट इज व्हाई दे नीड टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क। सेकेंड इज सीजनल मॉनिटरिंग, मतलब जो सर्वेलेंस है, इट इज फोकस्ड ड्यूरिंग द मॉनसून ब्रीडिंग सीजन। थर्ड इज प्रोवाइडिंग साइंटिफिक सपोर्ट, मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिसर्चर्स, टीचर्स और इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग। फिर ये पूरे रिवर इकोसिस्टम में कुछ हॉटस्पॉट्स होता है, मतलब हॉटस्पॉट्स एक ज्योग्राफिकल लोकेशन होता है रिवर इकोसिस्टम में, जहां पे हाइपर एक्टिविटी दिखाई देती है डॉल्फिन्स की, जैसे कि प्रयागराज, पटना, फतेहपुर। यहाँ पे वाटर बॉडी में ज्यादा डॉल्फिन मूवमेंट दिखाई देता है, उनका स्पेसिफिक बिहेवियरल पैटर्न ऑब्जर्व किया जाता है, तो इन्हें कहते हैं हॉटस्पॉट। और इन हॉटस्पॉट्स का कैटेगोरिकली सर्वेलेंस किया जाएगा स्पेशल अटेंशन देकर। इस इनिशिएटिव का सिग्निफिकेंस समझते हैं। ये हम एनवायरमेंट इकोलॉजी में एक टर्म पढ़ते हैं, इंडिकेटर स्पीशीज। ये इंडिकेटर स्पीशीज इकोसिस्टम की हेल्थ को बताते हैं, रिवर के हेल्थ को बताता है। इन दिस रिवर हेल्थ, द डॉल्फिन्स जो होते हैं, दे एक्ट लाइक एन इंडिकेटर स्पीशीज। जब इनका पॉपुलेशन बढ़ता है, इट रिफ्लेक्ट्स द बेटर वाटर क्वालिटी। ये जो डॉल्फिन फ्रेंड्स इनिशिएटिव है, ऐसे इनिशिएटिव जो होते हैं, दे प्रोपोगेट, प्रमोट एंड पॉपुलराइज द पार्टिसिपेटरी कंजर्वेशन मॉडल। ऐसा कंजर्वेशन मॉडल जहाँ पे लोग, स्टेक होल्डर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड दे आर नॉट जस्ट एक्टिव बाय स्टैंडर्ड्स, दे आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। जो लार्जर इनिशिएटिव्स होते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन है, इसमें ये ऑब्वियसली सपोर्ट करेगा। ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये प्रोग्राम है। फर्स्ट एमसीक्यू, गैंजेटिक डॉल्फिन इज प्राइमरीली फाउंड इन फ्रेश वाटर रिवर्स। ये गैंजेटिक डॉल्फिन जो है, ये गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, इन रिवर्स में मिलता है, ये फ्रेश वाटर है। ईरावली डॉल्फिन जो है वो ब्रैकिश वाटर होता है। डॉल्फिन फ्रेंड्स इनिशिएटिव फोकसेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? फोकसेस ऑन रिवर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। थर्ड आर्टिकल, अटल पेंशन योजना, इसको सिर्फ हम बस इसका ओवरव्यू लेंगे। तो पेंशन योजना का ये एक वॉलंटरी है एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। इसका पर्पस है कि पेंशन सपोर्ट को प्रोवाइड किया जाए, स्पेशली उन वर्कर्स को जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जिनका ऑर्गेनाइज सेक्टर में चलो डिफरेंट डिफरेंट पेंशन स्कीम्स होती है, गवर्नमेंट की होती है, प्राइवेट कंपनी होती है, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, उनके लिए पेंशन सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं थ्रू अटल पेंशन योजना। पीएफआरडीए जो है, इसको वो पीएफआरडीए उसको मैनेज करता है, जिसको 10 साल हो चुके हैं, 2015 में लॉन्च हुआ था।
जो इनफॉर्मल वर्कर्स है उनमें सेविंग्स को ये प्रमोट करता है, और एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को ये क्रिएट करता है। एलिजिबिलिटी क्या है कि हर इंडियन सिटीजन के लिए ओपन है। स्पेशली 18 से 40 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो यू कैन अप्लाई फॉर अटल पेंशन योजना। इट रिक्वायर्स इज अ बैंक अकाउंट और पोस्ट ऑफिस अकाउंट, दोनों में से कुछ भी चल सकता है। जो भी इनकम टैक्स पेयर्स है, अगर आईटी इनकम टैक्स आप पे करते हो तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो। ये लोअर स्ट्रेटा, जो पुअर कैटेगरी में अनइनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले जो रूरल एम्प्लॉयज है, अर्बन भी एम्प्लॉयज है, उनके लिए है ये। फीचर्स क्या है? ये गिव्स यू फिक्सली मंथली पेंशन बिटवीन 1,000 to 5,000 रुपीज आफ्टर द एज ऑफ 60। जब आप 60 साल के हो जाओगे तब। इसमें ट्रिपल बेनिफिट है क्या, कि इसमें को टिल डेथ पेंशन मिलता है। उनके डेथ के बाद भी जो आपके स्पाउस होगी, आपके हस्बैंड या आपके वाइफ, he or he will continue to receive the same pension, same amount till their death. And जो भी नॉमिनी है उन्होंने दिया हुआ, they will receive the accumulated corpus after both are gone. इसमें गारंटी जो है वो गवर्नमेंट ने दी है, बिकॉज इट इंश्योर्स द मिनिमम पेंशन इवन इफ द रिटर्न्स आर लो। ये कंट्रीब्यूशन सिस्टम है, मतलब जो बैंक अकाउंट से ये ऑटो डेबिट होता है। जो कंट्रीब्यूशन की फ्रीक्वेंसी वो भी फ्लेक्सिबल है, मतलब हर महीने चाहो, 3 महीने में चाहो, 15 दिन में चाहो, अपने हिसाब से कंट्रीब्यूशन की फ्रीक्वेंसी रख सकते हो। वो आपको हर साल आपकी जो पेंशन की अमाउंट है उसको चेंज करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। प्रीमैच्योर एग्जिट आप ले सकते हो, बट ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस, अदरवाइज आपको कंटिन्यू रखना होगा। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? यार ये हर इनफॉर्मल वर्कर को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जो फैमिली पर आपको डिपेंडेंट रहना पड़ता है स्पेशली ओल्ड एज में, उसको वो रिड्यूस कर देता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन को इनकरेज करता है। एंड जो पेंशन कवरेज है इन इंडिया उसको ये स्ट्रेंथन करता है। लेट्स सॉल्व द एमसीक्यू। अटल पेंशन योजना इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय एबीआई? नो। सेबी? नो। पीएफआरडीए is the answer. The maximum pension under Atal Pension Yojana is 5,000. Minimum is 1,000, maximum is 5,000. ये बहुत अच्छा स्कीम है अगर आप इसको समझो तो, क्योंकि आपको हर महीने 5,000 रुपीज आफ्टर द एज ऑफ 60 कंटिन्यूसली पेंशन मिलता रहेगा। अगर आपको कुछ हो गया तो आपके स्पाउस को वो पूरा अमाउंट मिलेगा, और आपके स्पाउस के और आपके दोनों के डेथ के बाद में जो भी कॉर्पस जमा हुआ है वो सारा का सारा आपके नॉमिनी को मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा पेंशन स्कीम है, स्पेशली फॉर दी अनऑर्गेनाइज्ड और इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स के लिए। अब पढ़ते हैं ध्रुजबा पाइपलाइन। ये ध्रुजबा जो पाइपलाइन है, पहले इसका लोकेशन देख लेते हैं। ये स्टार्ट होती है जर्मनी से और क्रोएशिया के कोस्ट से। ठीक है। ये प्राग, जो चेक रिपब्लिक का कैपिटल सिटी है, वहां से ये एक पाइपलाइन का एक नेटवर्क है जो यूक्रेन बेलारूस से होकर रशिया जाता है। अब मैप के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे, लेट मी जस्ट इरेज इट। अगर आप मैप के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ये चीजें नोटिस करिए। कंट्रीज की बॉर्डर्स, कौन सी कंट्री किसके साथ शेयर कर रही है, इसको आप जरा नोटिस करिएगा। पहला है जर्मनी, उसके बाजू में है पोलैंड, उन दोनों के बीच में है चेक रिपब्लिक, उसके नीचे है स्लोवानिया, हंगेरी, क्रोएशिया, बेलारूस, यूक्रेन, और ये कनेक्ट होता है रशिया से। यहाँ पे लातविया और लिथुनिया। लेकिन ये नेटवर्क जो है ये इन कंट्री से जाता है, लातविया लिथुनिया से नहीं जाता। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट क्रूड ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क है। ये जुजबा का मतलब होता है फ्रेंडशिप। इट कनेक्ट्स रशिया टू सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज।
Do not confuse it with Central and Eastern Asian countries. Central Asian republics are different. These are Central and Eastern European Republic. ये 1964 में 1964 से ऑपरेशनल है, उसके पहले बनाई गई थी और ये बनाई थी सोवियत यूनियन ने, तब यूएसएसआर हुआ करता था। एंड इसका पर्पस जो ओरिजिनल था, इट वाज टू सप्लाई द ऑयल टू सोशलिस्ट ब्लॉक कंट्रीज जो थी, जो यूएसएसआर के मेंबर थे, उनको प्रोवाइड करना। इज रॉन्ग विद द स्क्रीन टुडे, जस्ट गिव मी 2 सेकंड, ये वापस से ऊपर चला गया। पर उसके रूट और स्ट्रक्चर को समझ है ये। रशिया के अमलतिस जो रीजन है वहां से शुरू होता है, बेलारूस से पास होता है, एंड देन बेलारूस से पास होने के बाद दो ब्रांचेस में स्प्लिट होता है। नॉर्दर्न ब्रांच ब्रांच जो है वो पोलैंड से लेकर जर्मनी तक है, और सदर्न ब्रांच जो है वो हंगेरी, यूक्रेन से हंगेरी, फिर स्लोवाकिया से चेक रिपब्लिक, ऐसा है। तो इनका ये नेटवर्क है। पर्पस इज टू प्रोवाइड द रिलायबल लैंड बेस्ड रूट फॉर ऑयल ट्रांसपोर्टेशन to ensure the continuous supply to the European refineries. It also ensures or also reduces the dependence on maritime routes. इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, लाइक 1.2 टू 1.4 मिलियन बैरल्स पर डे ये ट्रांसपोर्ट कर सकता है। मिलियन बैरल्स पर डे, इट्स इनसेन। लगभग 4000 किलोमीटर का ये नेटवर्क है। एंड जो मेजर इंडस्ट्रियल हब्स है यूरोप के, उनको ये डायरेक्ट सप्लाई प्रोवाइड करता है। However, यूएसएसआर के सेपरेशन के बाद, जब से वो डिसइंटीग्रेट हुआ है, तब से जो सराउंडिंग कंट्रीज जैसे कि यूक्रेन है, बेलारूस है, उनके ऊपर ये ट्रांजिट कंट्री की तरह काम करते हैं, उनके ऊपर डिपेंडेबिलिटी बढ़ गया है। स्पेशली जो सदर्न ब्रांच है, जो क्रोएशिया तक जाती है थ्रू यूक्रेन, इट हैज बिकम वल्नरेबल टू जियोपॉलिटिकल टेंशंस। इसका सिग्निफिकेंस, इट इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल फॉर द एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज। रशिया से प्रोवाइड होता है ना। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर लैंडलॉक नेशंस लाइक जो कि हंगेरी है, स्लोवानिया है, चेक रिपब्लिक है, एक तरीके से उनके लिए बहुत क्रिटिकल हो जाता है। It also act as a geopolitical tool in international relation. Any kind of disruption to this route impacts the global energy markets and the diplomacy. पहला एमसीक्यू देखते हैं। Zuba pipeline connects Russia primarily with Africa? No. South America? No. Europe? Australia? No. Europe भी, Central and Eastern Europe. जुजबा का मतलब क्या है? ध्रुजबा का इसका मतलब होता है फ्रेंडशिप। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद ये रशियन लैंग्वेज में है। It was constructed in, it was started operational in 1964, फाइनल फेज 1964 में हो गया था। लेट्स टेक अ लुक एट द फाइनल आर्टिकल। हेमोफीलिया ये एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है और ये इनहेरिटेड है, जेनेटिकली ये आप में आती है। इसमें हीमोफीलिया में होता क्या है कि जो ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं कर पाता है। मतलब जैसे कि हम नॉर्मली, अगर हमें कोई जख्म होता है, अगर वहां से ब्लीडिंग होता है, तो धीरे कुछ टाइम के बाद ये ब्लड क्लॉट हो जाता है, मतलब वहां पे गुठली बन जाती है और ब्लड फ्लो रुक जाता है। हीमोफीलिया में ये ब्लड क्लॉटिंग ठीक से नहीं होता है, बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉट करने के लिए ब्लड में जो फैक्टर चाहिए वो नहीं होता। इसमें दो टाइप है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। इसमें जो फैक्टर 8, देर आर नंबर ऑफ फैक्टर, उसमें फैक्टर नंबर 8 जो है, अगर वो डेफिशिएंट है तो उससे हीमोफीलिया ए होता है। अगर फैक्टर नंबर 9 डेफिशिएंट है तो उससे होता है बी। ई क्यू? बिकॉज दीज आर लिंक टू द रिसेसिव डिसऑर्डर। लार्जली ये मेल्स को अफेक्ट करता है, फीमेल में ये थोड़ा कम करता है। फीमेल जो होती है वो कैरियर होती है, दे डोंट गेट अफेक्टेड बाय इट। कुछ केसेस में स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन से भी हो सकता है। इसके सिम्टम्स क्या है कि कोई इंजरी हुई तो ब्लीडिंग रुकती ही नहीं है, चलती ही रहती है बहुत देर तक, या एकदम इजीली ब्रूजिंग हो जाता है। कई बार जॉइंट ब्लीडिंग जो है दैट लीड्स टू पेन एंड स्वेलिंग। कई बार
मतलब जो सीवियर केसेस होते हैं, दे मे इन्वॉल्व इंटरनल ब्लीडिंग इन ऑर्गन्स और इन ब्रेन। इसको डायग्नोस करने का तरीका ब्लड टेस्ट है, जिसमें मतलब सीबीसी जो होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट, वो चेक करना हो, या क्लोटिंग टाइम का टेस्ट करना हो, या फैक्टर एक्टिविटी ऐसे करना हो, इनसे ये डायग्नोस हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? फर्स्ट, जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं उनको रेगुलरली आपके बॉडी में इंजेक्ट करना पड़ता है, इन्फ्यूज करना पड़ता है। जो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं थ्रू प्रोफाइलैक्सिस, ये प्रोफाइलैक्सिस एक प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट का तरीका है। और जो नए थेरेपी है, दे इंक्लूड्स नॉन फैक्टर ड्रग्स या जीन थेरेपी एक्सेट्रा। Why do we need to know about it? Because India has large number of undiagnosed cases जो diagnose ही नहीं हो पाता है. And that's why we require better screening and awareness. Gene therapy में ये it has become an important area for further advancement. Let's solve this MCQ. Hemophilia A is caused by the deficiency of factor 8 because factor 9 जो है वो cause करता है hemophilia B. Hemophilia is inherited as X लिंक रिसेसिव। X और Y में आपको पता है ना, X लिंक रिसेसिव है ये। ऑलराइट, ये एपीएससी और यूपीएससी के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन स्मार्ट बुक्स है। ये अब एसएम स्क्रिप्ट में भी अवेलेबल है। यू कैन ऑर्डर दिस बाय कॉन्टैक्टिंग ऑन द नंबर मेंशन ऑन योर स्क्रीन। दिस इज अ कॉम्बिनेशन प्रोजेक्ट, कंबाइन ऑफर, जो मैंने आपको इनिशियली बताया था। ये कंप्लीट प्रीफिट टेस्ट सीरीज एंड जो एपीएससी का प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है, वो कंप्लीट पैकेज इज अवेलेबल एट 6,999। For further details, you can contact on the number mentioned here. ये पीवाईक्यू एनालिसिस का बैच है, एक प्रोग्राम है जिसमें if you want to score 120 plus marks in APSC prelims, you should join the PYQ analysis program. ये राजदीप लेखा सर खुद लेने वाले हैं। He himself will be taking it. इसका फीस सिर्फ 1,000 रुपीज है and you can consider joining it by contacting on the number mentioned on your screen. Thank you for joining in. Have a good day.